एनसीईआरटी क्लास 12 आरोहण भाग 2 का आज हम लोग छठा पाठ पढ़ने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो आप पुराने प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। हमने हरिवंश राय बच्चन खत्म कर लिया है, आलोक धनवा खत्म हो चुका है, कुंवर नारायण खत्म हो चुका है, रघुवीर सहाय हो चुका है और शमशेर बहादुर सिंह हो चुका है। आज हम खत्म करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बादल राग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 महिसादल, बंगाल के मेदिनीपुर जिले में पारिवारिक गांव गाड़कोला, जो कि अब उत्तर प्रदेश उन्नाव में है। प्रमुख इनकी रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अनिमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता जो कि कविता संग्रह है, चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्लेसुर, बकरिया, चोटी की पकड़, काले कारनामे गद में है। 8 खंडों में निराला रचनावली प्रकाशित। समन्वय मतवाला पत्रिका का संपादन किया था। इनका निधन 1961 इलाहाबाद में हुआ था। कविता को नया स्वर देने वाले निराला छायावाद के ऐसे कवि हैं जो एक ओर कबीर की परंपरा से जुड़े हैं तो दूसरी ओर समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी हैं। उनका यह विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन, क्रांति और निर्माण, खोज और माधुर्य, आशा और निराशा के द्वंद्व को कुछ इस तरह समेटे हुए है कि वह किसी सीमा में बंध नहीं पाता। उनका यह निबंध और उदात्त काव्य व्यक्तित्व, कविता और जीवन में फांक नहीं रखता। वे आपस में घुले मिले हैं। उल्लास, शोक, राग, विराग, उत्थान पतन, अंधकार प्रकाश का सजीव कोलाज है उनकी कविता। जब वे मुक्त छंद की बात करते हैं तो केवल छंद रूढ़ियों आदि के बंधन को ही नहीं छोड़ते बल्कि काव्य विषय और युग की सीमाओं को भी अतिक्रमित करते हैं। बादल राग कविता अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है। यहाँ उसका छठा खंड लिया गया है। बादल राग जो अभी हम पढ़ रहे हैं वह अनामिका का भाग है। अनामिका का छठा पाठ है। लघु मानव के दुख से त्रय कवि यहाँ बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहा है, क्योंकि विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं। किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नवनिर्माण के राग के रूप में पुकार रही हैं। क्रांति हमेशा वंचितों के प्रतिनिधित्व करती है। इस अर्थ में भी छोटे को देखा जा सकता है। अट्टालिका नहीं रे पंक्ति में वंचितों की पक्षधरता की अनुगुंज स्पष्ट है। बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई हैं। वज्रपात से उनके शरीर आहत भी हो तो भी हिम्मत नहीं हारते, बार बार गिरकर उठते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर ये बादल दरअसल वीरों का एक प्रबल दल दिखाई देते हैं। क्योंकि ये विप्लव के बादल हैं इसलिए गर्जन तर्जन अमोघ हैं। गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संकेत संदेश की तरह बादल आए हैं। हर तरफ सब कुछ रूखा सूखा और मुरझाया सा है। अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हाड़ मात्र ही रह गए हैं। जीर्ण शरीर, त्रस्त नयन मुख, पूरी धरती का हृदय दग्ध है। ऐसे में बादल का प्रकट होना प्रकृति में और जगत में कैसे परिवर्तित घटित कर रहा है। कविता इन बिंबों के माध्यम से इसका अत्यंत सर्जन और व्यंजक संकेत करती है। धरती के भीतर सोए अंकुर नवजीवन की आशा में सिर ऊंचा करके बादल की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं।
क्रांति जो हरियाली लाएगी उसके सबसे उत्फुल्ल धारक नए पौधे छोटे बच्चे ही होंगे। समीर सागर के विराट बिंब से निराला की कविता शुरू होती है। यह इकलौता बिंब इतना विराट और व्यंजक है कि निराला का पूरा काव्य व्यक्तित्व इसमें उमड़ता घुमड़ता दिखाई देता है। इस तरह यह कविता लघु मानव की खुशहाली का राग बन गई है। इसलिए बादल राग एक ओर जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है तो दूसरी ओर उस भैरव संगीत का जो नव निर्माण का कारण बनता है। तीरती है समीर सागर पर और स्थिर सुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की पल्लवित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घनभेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। यहाँ पे कुछ कठिन शब्द जो दिए गए थे उसके मैंने अर्थ लिखे हैं। जग के दग्ध यानी कि अर्थ हुआ तपा हुआ, विप्लव का अर्थ है बाढ़ और पल्लवित का अर्थ है बहा दिया गया। रणतरी का अर्थ है युद्ध की नौका। भेरी मतलब बड़ा ढोल और भेरी गर्जन का अर्थ हो गया बड़े ढोल की आवाज। उर मतलब हृदय या मन। इसका अर्थ अब हम देखेंगे, इतना जो भी हमने पढ़ा है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार हवा रूपी सागर पर बादल तैरते हैं उसी प्रकार संसार के अस्थिर सुखों का हमेशा दुख की छाया मंडराती रहती है। यह संसार पूंजीपतियों के अत्याचार से पीड़ित है। बादलों की यह युद्ध रूपी नौका आम जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं से भरी हुई है। बादल की गर्जना सुनकर धरती के भीतर सोए हुए छोटे छोटे अंकुर, यानी कि छोटे छोटे अंकुर का अर्थ है कि गरीब शोषित वर्ग एक नई उम्मीद के साथ सिर उठाकर बादलों की तरफ देख रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि यह क्रांति उनके जीवन में नया बदलाव लाएगी। फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, असानी पात से सापित उन्नत सत वीर। छत्र विछत्र हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, सस्य अपार हिल हिल खिल खिल। हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रौ से छोटे ही हैं शोभा पाते। इस पंक्ति में कुछ कठिन शब्द है वो मैंने लिखा है। असानी पात मतलब वज्रपात, हत मतलब घायल। सबको देख रहे हैं अभी हम। बादलों की बार बार भयंकर गर्जना और मूसलाधार बारिश से यह संसार डर के मारे अपना दिल थाम लेता है। बिजली गिरने से ऊंचे ऊंचे पहाड़ और विशाल वृक्ष धराशायी हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे क्रांति आने पर बड़े बड़े अत्याचारी और घमंडी पूंजीपतियों का पतन हो जाता है, लेकिन इस विनाश के बीच भी छोटे छोटे पौधे यानी कि समाज के गरीब और बच्चे आम लोग खुशी से हंसते हैं और लहराते हैं। वे हवा में हाथ हिलाकर बादलों का स्वागत करते हैं। इसका मतलब है कि क्रांति या बादल या बदलाव से हमेशा छोटे और गरीब लोगों का ही भला होता है। उन्हें खोने का कोई डर नहीं होता है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। शूद्र प्रफुल्ल लज्जल से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। रुद्र कोश है क्षुब्ध दोष,
अटालिका का अर्थ है महल, पंख का अर्थ है कीचड़ या दलदल। इसके अर्थ को देखते हैं। कवि कहते हैं कि अमीरों के बड़े बड़े महल केवल ऊंचे मकान नहीं हैं, बल्कि वे गरीबों को डराने वाले आतंक के भवन हैं। जहाँ भी भयंकर बाढ़ आती है वह हमेशा कीचड़ पर ही आती है, यानी कि क्रांति का असर हमेशा गंदगी और पाप के साम्राज्य पर होता है। दूसरी ओर कीचड़ में खिलने वाला छोटा सा कमल हमेशा पानी की बूंदों से प्रसन्न रहता है। गरीब के बच्चे बीमारी और कष्ट में भी मुस्कुराना जानते हैं। उनका सुकुमार शरीर सुरक्षित रहता है। अमीर लोगों के खजाने तो भरे हैं, लेकिन उन्हें हमेशा अपनी धन दौलत छिन जाने का डर सताता रहता है, जिससे उनका संतोष खत्म हो चुका है। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढाप रहे। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार। हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। यहाँ पर अंक का अर्थ है हृदय, ढाप का अर्थ है ढकना, शीर्ण का अर्थ है चीर्ण, हाड़ मात्र का अर्थ है हड्डी और मांस। चलिए अब इसके अर्थ को देखते हैं। पूंजीपति लोग अपनी पत्नियों, अंगना अंग को पत्नी के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है, के गले लगकर भी बादलों की भयंकर गर्जना से डरकर कांप रहे हैं और डर के मारे अपनी आंखें वह मुंह छिपा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समाज का अन्नदाता यानी गरीब किसान, जिसका शरीर अत्यधिक शोषण के कारण बिल्कुल कमजोर हो चुका है, जिसकी हड्डियों का ढांचा मात्र बचा है, वह बड़ी व्याकुलता से बादलों को पुकार रहा है। हे विप्लव के वीर, इस शोषक वर्ग ने किसान का सारा खून और जीवन का सार चूस लिया है। हे जीवन के पारावार का अर्थ है कि जीवन देने वाला बादल, अब तुम आओ बरसो और इस शोषित किसान को नया जीवन दो। इस कविता का जो मुख्य संदेश है वह यह है कि यह कविता प्रगतिवादी विचारधारा पर आधारित है। यहाँ बादल शोषितों के रक्षक और शोषकों के विनाशक हैं। कविता का सीधा संदेश है कि जब जब समाज में शोषण बढ़ता है तब तब क्रांति आती है, और उस क्रांति से हमेशा शोषित और गरीब वर्ग का ही कल्याण होता है। धन्यवाद। यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है।